हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं शरद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे फिर से अगस्त 2023 की मंथली मैगजीन, और जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। इसकी एक कल क्लास हम लोगों ने ऑलरेडी अपलोड कर दी थी, उसे भी अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लेना, जिसमें हम लोगों ने चंद्रयान के बारे में समझा, स्पेस के कंपटीशन के बारे में समझा और सेमीकंडक्टर पॉलिसी के बारे में समझा। तो काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किए, और आज भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे वो सारे के सारे आज हमने डिस्कशन किए, जहां पे आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कंप्लीट कर देंगे। फिर कल हम लोग सोसाइटी वाले सेगमेंट को उठा लेंगे और उसे भी हम लोग कंप्लीट करेंगे कल की क्लास में। और शॉर्ट नोट्स इसके कैसे बनाए जाएं विजन आईएएस की मंथली मैगजीन की, इसके बारे में मैंने एक लेटेस्ट क्लास बना रखी है डिस्कशन करके, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है, वहां से आप उसे जरूर देख लीजिएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। साथ ही साथ इसकी पीडीएफ के लिए दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर इसकी पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूं। मैं दो तरीके से करता हूं, एक तो जब आ जाती है तभी मैं दे देता हूं, ब्लैंक होती है वो, और दूसरी जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक को अंडरलाइन करता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहां पे मेंशन करता हूं, लिखता हूं, वो सभी चीज़ों के साथ भी मैं आपको मैगजीन प्रोवाइड करा देता हूँ। लेकिन ये दोनों ही चीज़ें आपको मिलेंगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ आप उसे ज्वाइन करिए और डिस्कशन ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक। तो यहाँ पर हमने देखा कि कल हम लोगों ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये चंद्रयान के बारे में पूरा कंप्लीट डिटेल से स्टडी कर लिया था, और साथ ही साथ हम लोगों ने फिर अगले टॉपिक को भी देख लिया था, जो कंपटीशन बढ़ रहा है, इसरो के जो सारे मिशंस हैं, ये सारी चीज़ें। और वहीं हम लोगों ने कल की क्लास में सेमीकंडक्टर के बारे में भी जानकारी ली थी कि कैसे वर्क करता है सेमीकंडक्टर, कौन कौन से गुण होते हैं इसके अंतर्गत, और संक्षिप्त सुर्खियों में इंडिया स्टैक और रेडियोधर्मी जल निष्कासन भी देख लिया था। तो आज हम शुरू करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन मानक। आज हम यहाँ से अपने टॉपिक को शुरू करेंगे, जिसमें हम पूरे के पूरे 25 टॉपिक जो छोटे छोटे हैं इनको कवर करते हुए इस चीज़ को कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन मानक। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत भारतीय ग्रीन हाइड्रोजन मानकों को अधिसूचित किया है, कि यानी कि जो भारत में ग्रीन हाइड्रोजन को डेवलप किया जाएगा, प्रोडक्शन किया जाएगा, उसके कुछ मानक हैं, उसको लिस्टेड किया है। क्या कहा गया कि अधिसूचना में बताया गया है कि उत्सर्जन की एक उच्चतम सीमा को रेखांकित कर दिया गया है, और इस सीमा से कम उत्सर्जन करके उत्पादित हाइड्रोजन को ही हम ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। अब मान लीजिए मैं कहता हूं कि अगर हाइड्रोजन की एक अधिकतम उच्चतम सीमा होनी चाहिए, मान लीजिए कि 101, ठीक है, 101 यूनिट मान लीजिए होगा। अगर इसके अंदर 101 के अंदर आप अगर 90 यूज कर रहे हैं, या 91 उत्पादन कर रहे हैं, या 23 कर रहे हैं, या 32 कर रहे हैं, तो ये सभी ग्रीन हाइड्रोजन के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर आप 101 से ज्यादा 102 कर रहे हो, 115 कर रहे हो, तो ये ग्रीन हाइड्रोजन के अंतर्गत नहीं आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर हो जाती है कि जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करके हाइड्रोजन को उत्पन्न किया जा सकता है, क्योंकि जो जल का अणु होता है वो H2O होता है। अब यहां से हाइड्रोजन अलग करोगे, ऑक्सीजन अलग करोगे, इसके लिए जीवाश्म ईंधन या नवीकरणीय ऊर्जा का ही उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि जल का यहाँ पर विघटन करना है जिससे ऑक्सीजन भी रिलीज हो और हाइड्रोजन को हम स्टोर कर सकें। तो अधिसूचना में कहा गया है परिभाषा के रूप में कि ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन नवीकरणीय या नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके किया जाता है। अगर हम जीवाश्म ईंधन का उपयोग करके करेंगे तो कहीं ना कहीं हम फिर से ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैस के खतरे को बढ़ा रहे हैं, और उसके बाद हम हाइड्रोजन को पैदा कर रहे हैं। तो इससे बेहतर है कि हम नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करें, और विद्युत प्रकटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस या बायोमास के रूपांतरण के माध्यम से हम उत्पादन कर सकेंगे। अब यहाँ पर बायोमास रूपांतरण क्या होता है? तो ये एक प्रक्रिया है जिसके तहत हाइड्रोजन और बायोगैस दोनों का साथ साथ उत्पादन किया जाता है। जब हम जल का अपघटन करते हैं तो वहां पे हाइड्रोजन भी प्राप्त होगा और बायोगैस भी प्राप्त होगी, तो इसी को हम लोग बायोगैस रूपांतरण कहते हैं। उत्सर्जन सीमा क्या है? तो वेल टू गेट उत्सर्जन अर्थात जल शोधन, विद्युत अपघटन और गैस शुद्धिकरण आदि इसके माध्यम से प्रति किलोग्राम हाइड्रोजन के लिए 2 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक नहीं होना चाहिए। इट मीन्स कि अगर हमें 1 किलोग्राम हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करना है तो हम 2 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक हम उत्सर्जित नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ती जाएगी। ठीक है। और अगर हम बात करें नेशनल ग्रीन हाउस जो
कि नेशनल ग्रीन जो हाइड्रोजन मिशन है, इसका उद्देश्य है कि भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और इसके बाई प्रोडक्ट, जो बाई प्रोडक्ट है बायोमास के रूप में, इसका उपयोग निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में डेवलप करना है। तो जब हम हाइड्रोजन को पैदा कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका ग्रीन हाइड्रोजन में, तो उसमें एक बाई प्रोडक्ट जो पैदा हो रहा है, और बाई प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, बायोमास कहते हैं। तो इनका उपयोग भी कर सके और निर्यात भी कर सकें। वित्तीय प्रोत्साहन के लिए ग्रीन हाइड्रोजन संक्रमण हेतु रणनीतिक हस्तक्षेप का कार्यक्रम है यहाँ पर, और अनुसंधान एवं विकास के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए शिप SHIP आधारित सार्वजनिक निजी भागीदारी का फ्रेमवर्क एक तैयार किया जाएगा। तो ये चीज थी इसके बारे में। और वहीं अगले टॉपिक पर हम देखते हैं कि एक छोटा सा टॉपिक है ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम। क्या होता है ये? तो ग्राफीन अरोरा के लिए आप देखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम का प्रारंभ किया। तो किसने प्रारंभ किया? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। यह एक डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, केरल राज्य सरकार और उद्योग साझेदारों के एक संयुक्त वित्त पोषण के साथ कार्यान्वयन किया जा रहा है। तो मुख्य रूप से अगर हम फोकस करें तो केरल सरकार और साथ ही साथ जो हमारे केंद्र सरकार का इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, इन दोनों के सहयोग से जो है कि इसको शुरू किया जा रहा है संयुक्त रूप से। ग्राफीन अनुसंधान और इसके व्यवसायीकरण में मौजूद कमियों को हम समाप्त करेंगे, यही इसका एक उद्देश्य है। अब आप कहोगे सर ये ग्राफीन क्या होता है, क्योंकि बहुत देर से हम सुन रहे हैं। तो देखिए ग्राफीन जो होता है दोस्तों, वो कार्बन का एक अपरूप होता है, यानी कि कार्बन का एक अपघटक होता है, जिसमें कार्बन परमाणुओं की एकल परत यानी कि मोनोलेयर होती है, और यह परमाणु मधुमक्खी के षटकोणीय छत्ते जैसी जाली के रूप में दिखती है, और इसे 2004 में खोजा गया था। तो मैं आपको बता देता हूं इसका डिजाइन। तो ये कुछ इस तरीके से जाली नुमा होता है दोस्तों। इस तरीके से आप देखेंगे कि जाली की तरह ये होता है, जाल की तरह, जो मधुमक्खी के छत्ते की तरह होता है, षटकोणी होता है। ध्यान देना ये षटकोणी होता है। क्यों षटकोणी मैंने कहा? क्योंकि 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 भुजाओं से यानी कि 6 कार्बन की भुजाओं से मिलकर बनता है, इसलिए इसको षटकोणी भी कहा जाता है। और इसकी जो मुख्य विशेषता है वो ये कि बहुत ही पतला होता है, लेकिन पतले होने के बावजूद भी ये बहुत मजबूत और पारदर्शी तथा लचीला होता है। ये टच स्क्रीन मोबाइलों की लाइट पैनल, सौर सेल, DNA का तीव्र अनुक्रमण और ड्रग डिलीवरी आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये होता है आपका ग्राफीन, जो कि कार्बन का एक अपरूपक होता है। अक्सर इससे प्रश्न यूपीएससी ने पूछे, आप प्रीवियस ईयर को देख सकते हैं। और यहाँ पे ये जो 2 टॉपिक थे, ये मेरे हिसाब से एग्जाम ओरिएंटेड नहीं थे। अगर फिर भी आपको लगता है इसको पढ़ना चाहिए तो आप PDF से पढ़ सकते हैं। और अब हम चलते हैं अपना एक कम तीखी गंध वाली सरसों। सरसों तो आप लोग जानते होंगे, जिसे हम लोग इंग्लिश में मस्टर्ड कहते हैं। पीले पीले छोटे छोटे दाने होते हैं, जिससे सरसों का तेल निकलता है। उस सरसों के तेल में हम लोग सब्जी वगैरह बनाते हैं, खाना खाते हैं, अपने बॉडी में भी यूज करते हैं। तो उसमें आप देखोगे कि जब सरसों के तेल में कुछ ऐसे होते हैं सरसों जो बहुत ज्यादा गंध होती है और जो आंखों में बहुत जलन पैदा करती है। लेकिन यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि बहुत ही कम तीखी गंध वाली एक सरसों बनी है, जिस पर हम फोकस करेंगे कि भारतीय शोधकर्ताओं ने जीनोम एडिटिंग तकनीक का प्रयोग करके पहली कम तीखी गंध वाली सरसों की एक नई किस्म विकसित की है। आप लोगों ने अपने घरों में भी देखी होगी कि जब सरसों के तेल को आप कढ़ाई में या कुकर में डालते हो सब्जी पकाने के लिए, तो वो जब गर्म होती है तो बहुत तेजी से उसमें झाग पैदा होते हैं और वो हमारी आंखों में लगने लगते हैं, यानी वो बहुत तीखी होती है। लेकिन इस बार जेनेटिकली मॉडिफाई की गई पहली बार, जो कि सबसे कम गंध, मतलब कम तीखी रहेगी या कम गंध रहेगी उसमें। और ये कम तीखी वाली गंध क्यों ऐसा है? क्योंकि इसमें ग्लूकोसिनोलेट की मात्रा कम है। अर्थात जो अभी तक आप जो सरसों प्रयोग कर रहे थे जिसमें बहुत तीखी गंध होती थी, उसमें ग्लूकोसिनोलेट की मात्रा अधिक थी। तो जो सरसों है वो कम गंध होगी या कम तीखी होगी या ज्यादा तीखी होगी, इसके लिए कौन निर्धारक तत्व है? ग्लूकोसिनोलेट। ठीक है, अगर इसकी मात्रा अधिक है तो ज्यादा तीखी होगी, अगर इसकी मात्रा कम है तो ये कम तीखी होगी। वहीं ग्लूकोसिनोलेट सल्फर नाइट्रोजन युक्त यौगिकों का एक समूह है और यह सरसों के उत्पादों की विशिष्ट तीखी गंध होती है। पौधों को रोगजनकों, जानवरों आदि से भी बचाता है। ये पौधों को रोगजनक, जानवरों आदि से बचाता है। और ग्लूकोसिनोलेट का उच्च स्तर इसे बेस्वाद व सख्त बनाता है, यानी कि इसका जो बेस्वाद और सख्त बना देता है अगर इसका जो स्तर है वो ज्यादा हो, और पशुओं में घेंगा और आंतरिक अंग असामान्यताओं का कारण भी बन सकता है। अगर हम भारतीय सरसों की बात करें जो हम लोग खाते हैं, तो भारतीय सरसों जो कि ब्रासिका जंसिया है,
इसमें 120 से 130 ppm ग्लूकोसिनेलेट होता है। अब बात होती है कि हम इतने छोटे से सरसों के दाने में हमने कैसे मॉडिफिकेशन किया। तो आपको पता होना चाहिए कि जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करने के लिए क्रिस्पर कैस9 तकनीक का प्रयोग किया जाता है, जिसमें एक आणविक कैंची का प्रयोग करके पर्टिकुलर एक जीनोम को काट कर दूसरी प्रजाति में स्टैब्लिश कर दिया जाता है, यानी कि रिप्लेस किया जाता है एक तरीके से। तो यहां पर भी हमने क्रिस्पर कैस9 तकनीक का प्रयोग किया है, जिसमें एक आणविक कैंची होती है जो जिस जीन को हमें चेंज करना होता है पर्टिकुलर, उसी को जो है कि निकालते हैं। तो इसके माध्यम से उच्च उपज वाली भारतीय सरसों की किस्म वरुणा के जीन में एडिटिंग करके विकसित किया गया। तो ध्यान देने वाली बात है कि वरुणा किसकी फसल है, तो भारतीय सरसों का एक ब्रांड है, यानी कि भारतीय सरसों की एक किस्म है जो बहुत अच्छी उपज देती है। इसमें हमने स्टैब्लिश किया इस जीन के माध्यम से क्रिस्पर कैस9 का प्रयोग करके। वहीं आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों के विपरीत जीन एडिटिंग में फसलों की गुणवत्ता में सुधार किया जाता है। मौजूदा आनुवंशिक सामग्री में संशोधन भी किया जाता है कि अगर कोई बीमारी वगैरह है तो वो भी न रहे। धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 भारत में विकसित सरसों का एक जीएम संस्करण है। हाइब्रिड का मतलब ही है कि संस्कृत की गई है। जीनोम एडिटिंग फसलों को संबंधित संस्थान की संस्थागत जैव सुरक्षा समिति की मंजूरी की आवश्यकता होती है और आईबीएससी, जो हमने यहाँ पढ़ा, जैव प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से नामित एक व्यक्ति होता है और जीएम फसलों को पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की आनुवंशिकी इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति से मंजूरी की आवश्यकता होती है। तो अब जरा हम आगे देख लेते हैं अगले टॉपिक पे, आइंस्टीन क्रॉस। ये क्या होता है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्या प्रश्न बन सकता है, सीधा बन जाएगा कि आइंस्टीन क्रॉस क्या होता है। तो यहां पर ये देखना है हमें आइंस्टीन क्रॉस के बारे में। तो समझने वाली बात है कि ग्रेविटेशनल लेंसिंग की एक विशेष स्थिति है। आइंस्टीन क्रॉस क्या है, ग्रेविटेशनल लेंसिंग की एक विशेष स्थिति है और यह एक परिघटना होती है ग्रेविटेशनल लेंसिंग, जिसमें अधिक दूर से चमकने वाले प्रकाश को उसके स्रोत और प्रेक्षक के बीच आने वाले किसी पिंड के गुरुत्वाकर्षण द्वारा मोड़ दिया जाता है और अपनी ओर खींचा जाता है। इस वजह से सुदूर आकाशगंगाएं अधिक उज्जवल प्रतीत होती हैं। तो अगर इसको एक सामान्य भाषा में बताऊं कि मान लीजिए कि यहाँ पे मेरी एक टॉर्च है, ठीक है, जहां से ये प्रकाश निकल रहा है, तो ये क्या हो गया, ये प्रकाश का स्रोत हो गया जहां से प्रकाश निकल रहा है। और यहां पर मान लीजिए कि कोई एक पिलर है, समझिएगा ये पिलर है, मुझे प्रकाश इस पर डालना था, किस पे डालना था, पिलर पे। ये हो गया हमारा प्रेक्षक, ठीक है, प्रेक्षक यानी जिस पे हमें प्रकाश डालना था। लेकिन इन दोनों के बीच में यहां पर समझ लीजिए, यहां पर एक गेंद आ गई, ठीक है, क्या आ गई, गेंद। और इस गेंद ने क्या किया, एक मिनट, यहां पे नहीं बनाएंगे हम, यहां बनाते हैं कि इन दोनों के बीच में एक गेंद आ जाती है और ये गेंद अपनी ओर इस प्रकाश को क्या करती है, आकर्षित कर लेती है। इसीलिए सारा का सारा प्रकाश हमें यहां दिखने लगता है और यही सेम घटना जो आकाशगंगाओं के साथ होती है। मतलब कि जो आकाशगंगाएं होती हैं वो अपनी ओर सारे प्रकाश को खींच लेती हैं और बहुत ही चमकदार दिखती हैं या बहुत अधिक उज्जवल होती हैं। तो हमें क्या लगता है कि आकाशगंगाएं जो हमसे बहुत दूर है वो बहुत ज्यादा ही चमक रही हैं। तो उसके पीछे यही आइंस्टीन क्रॉस का ही नियम काम करता है। अब जैसे यहां पर आप देखोगे कि ग्रेविटेशनल लेंसिंग की अगर हम बात करें कि एक अन्य स्थिति भी होती है आइंस्टीन रिंग्स। ये तब उत्पन्न होती है जब दो आकाशगंगाएं एक दूसरे के पीछे लगभग पूरी तरह से सीधी रेखा में होती है। जैसे एक आकाशगंगा ये हो गई और एक आकाशगंगा ये हो गई, तो एक दूसरे के पीछे है, इसे यहाँ पर आइंस्टीन रिंग्स की कॉन्सेप्ट को पालन करेंगे। ये आइंस्टीन का सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत बताता है कि कोई भी विशाल पिंड ब्रह्मांड की संरचना, जिसे स्पेस टाइम कहा जाता है, में विकृति उत्पन्न करता है। मतलब कोई भी विशाल पिंड ब्रह्मांड की संरचना, जिसे स्पेस टाइम कहते हैं, यानी कि कोई विशाल पिंड जो रहेगा वो स्पेस टाइम में विकृति पैदा करेगा। अब यहाँ पर ब्रह्मांड की संरचना में अगर कोई विशाल पिंड की बात करें तो सीधी बात यही तो निकल के आती है कि पिंड का द्रव्यमान जितना अधिक होगा वो उतनी ही अधिक विकृति उत्पन्न करेगा। अब यहाँ पे कंपैरिजन होगा कि एक तारा एक ग्रह की तुलना में ज्यादा स्पेस टाइम में विकृति उत्पन्न करेगा और ब्लैक होल इस तारे की तुलना में कहीं अधिक विस्तृत होता है। तो हम कह सकते हैं कि सूर्य क्या करेगा, पृथ्वी की अपेक्षा ज्यादा विकृति पैदा करेगा और सूर्य से भी ज्यादा विकृति ज्यादा कौन पैदा करेगा, ब्लैक होल पैदा करेगा, क्योंकि इसका द्रव्यमान ज्यादा है। इसलिए जो जितना अधिक द्रव्यमान का पिंड होता है वो हमारे ब्रह्मांड की संरचना में उतनी ही विकृति पैदा करता है।
इतनी बात क्लियर हो गई। तो आगे चलते हम अंतरिक्ष मलबे की बात करेंगे। यहाँ पे लिखा है स्पेस और डेब्रिस। डेब्रिस मतलब होता है कचरा या मलबा, और स्पेस का मतलब अंतरिक्ष हो गया। तो अभी हाल ही में कुछ समय पहले ऑस्ट्रेलियाई तट पर इसरो का रॉकेट का मलबा देखने को मिला। अब रॉकेट जो है कि जब लॉन्च किया जाता है तो उस पर इसरो लिखा जाता है, भारत सरकार लिखा जाता है, भारत सरकार का राष्ट्रीय प्रतीक का चिन्ह बना होता है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि ऑस्ट्रेलिया के तट पर देखने को मिला इसरो के रॉकेट का मलबा। अब यहाँ पर ये बात होती है कि भाई हमने भारत से छोड़ा और इसरो का जो रॉकेट था वो अपना सारा काम कंप्लीट करने के बाद जाके गिरा ऑस्ट्रेलिया के तट पे। ये जरूरी तो नहीं है ना कि ऑस्ट्रेलिया के तट पे ही गिरेगा। हो सकता है अगली बार ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में या सिडनी शहर में या बड़े बड़े महत्वपूर्ण शहरों में गिर जाए तो काफी नुकसान हो सकता है। तो इसका मतलब हुआ कि अंतरिक्ष मलबा काफी प्रॉब्लमेटिक है। तो उसी पे चर्चा कर रहे हैं हम लोग। जैसे कि अंतरिक्ष मलबे में आप देखोगे कि कुछ तो प्राकृतिक उल्कापिंड होते हैं और कुछ कृत्रिम होते हैं जो मानव निर्मित होते हैं। दोनों ही प्रकार के पिंड या सैटेलाइट के अवशेष मौजूद होते हैं। सामान्यतः उल्कापिंड तो सूर्य की कक्षा में पाए जाते हैं जो वहां से पृथ्वी पर आते हैं, और जबकि अधिकतर कृत्रिम मलबा पृथ्वी की कक्षा में ही मौजूद होता है, क्योंकि हम जितने भी सैटेलाइट लॉन्च करते हैं वो कहीं ना कहीं पृथ्वी की कक्षा में मौजूद होते हैं, न कि सूर्य की कक्षा में। और अंतरिक्ष मलबे में योगदान देने वाले देशों में शीर्ष स्थान पर रूस है। सबसे अधिक रूस का जो है कि अंतरिक्ष में कचरा फैल रहा है, फिर अमेरिका, फिर चाइना, फिर फ्रांस। तो इस तरीके से आप देखोगे कि इन देशों के द्वारा अंतरिक्ष में मलबा बहुत तैयार किया गया है। मतलब बहुत अधिक रॉकेट को लॉन्च किया गया, बहुत अधिक सैटेलाइट लॉन्च किए गए जो अपने काम को कंप्लीट कर चुके हैं, जिनके टारगेट्स पूरे हो चुके हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के अभाव में उन्हें वापस न बुला के वहीं छोड़ दिया गया है और वो घूमते फिरते रहते हैं। किसी न किसी टकराने की स्थिति होती है या गिर सकते हैं, पृथ्वी पर आ सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के तट पे गिरे, हिंद महासागर में गिरे। तो ऐसी चीजों को हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पे अंतरिक्ष मलबे का प्रभाव क्या है कि समुद्री जीवन के लिए खतरा पैदा हो सकता है और ये एक प्रदूषक का स्रोत भी है। अब पता चला कि वो समुद्र में जाके कहीं गिरता है तो समुद्री जीवन के लिए खतरा पैदा करेगा। वहीं जितने भी हजारों की संख्या में लॉन्च किए गए अप्रयुक्त हो चुके प्रेक्षण यानी कि अब जिनका कोई काम नहीं रह गया है, वो अंतरिक्ष में बिखरे हुए हैं या फिर चक्कर लगा रहे हैं, और इनके उपग्रहों या अंतरिक्ष स्टेशन से टकराने का खतरा बना रहता है। पता चला अब इनका तो काम खत्म हो गया, क्योंकि इनका जो मुख्य काम था वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन ये नए नए जो मिशन जा रहे हैं, चंद्रयान जा रहा है, मंगलयान जा रहा है, या लूनर जा रहे हैं, या कोई भी मिशन जा रहा है, उनसे टकरा जाएंगे तो उस मिशन को भी ये फेल कर देंगे। तो टकराने की स्थिति भी हो सकती है, क्योंकि अंतरिक्ष में मुक्त रूप से घूम रहे हैं, क्योंकि कोई वायुमंडल नहीं है, ये जहां मन कर रहा है वहां घुस जाएंगे। तो ये एक समस्या हो जाएगी, और इसको नियंत्रित करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए एक दायित्व अभिसमय 1972 का लॉन्च किया गया था, जिसको अंतर्राष्ट्रीय दायित्व पर अभिसमय कहा जाता है। और इसके अंतर्गत कहा गया है कि यह अभिसमय क्षति के दावों के निपटान के लिए प्रक्रियाओं का प्रावधान करता है। 1 जनवरी 2023 तक भारत सहित 98 देशों ने इस अभिसमय का अनुमोदन कर दिया है, और इसे बाह्य अंतरिक्ष संधि 1967 द्वारा निर्धारित फ्रेमवर्क को मजबूत करने के लिए अपनाया गया था। अब हमारा एक टॉपिक अगला आता है भू पर्यवेक्षण। ठीक है, भू पर्यवेक्षण का मतलब हो गया कि अर्थ का ऑब्जर्वेशन इन स्पेस। ये इन स्पेस क्या है दोस्तों? ये एक स्टार्टअप है इंडिया के अंतर्गत। ये भारतीय उपग्रह मिशनों से प्राप्त भू पर्यवेक्षण पर डेटा प्राप्त करके इसने एक परामर्श जारी किया है, परामर्श पत्र जारी किया है। ये भू पर्यवेक्षण का मतलब होता है भूमि, समुद्र, वायुमंडल की निगरानी के लिए रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी के उपयोग से। जिस रिमोट सेंसिंग में हम उपग्रह का यूज करते हैं, विमान का यूज करते हैं, ड्रोन का, जमीन पर स्थित सेंसर का, इन सभी के माध्यम से हम क्या करते हैं? रिमोट सेंसिंग करते हैं भू पर्यवेक्षण की। ठीक है, पर्यवेक्षण की। और इसके डेटा का उपयोग क्या क्या होता है? जैसे पृथ्वी की जलवायु, महासागरीय परिसंचरण तंत्र, कार्बन ऊर्जा, जल चक्र, एल्बिडो, क्रायोस्फीयर आदि की व्यापक समझ प्रदान करता है हमें। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी उपयोगी होता है, जैसे इमेजरी इंटेलिजेंस, फोटो सर्वेक्षण, सिंथेटिक अपर्चर रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कार्यों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि यहाँ पे भू पर्यवेक्षण की पूरी जानकारी हमारे पास हो जाती है, और कई सरकारी विभागों के मूल्यवान जानकारी प्रदान करता है, जैसे और सूची नीतिगत निर्णय करता है, जिसमें आप देखो कृषि, जल संसाधन, शहरी योजना निर्माण, ग्रामीण विकास, खनिज पूर्वेक्षण, वानिकी, आपदा प्रबंधन जैसे विभाग शामिल है। यानी इन क्षेत्रों में अगर सरकार को कोई योजना बनानी है तो वो सबसे पहले इसके लिए रिसर्च करती है, और जो रिमोट सेंसिंग से डेटा कलेक्ट करती है, जैसा कि भू पर्यवेक्षण का जो आंकड़ा प्राप्त होता है सरकार को कि कौन से एरिया में कहाँ कहाँ पे बिजली नहीं है, कहाँ पे बाढ़ की समस्या है, कहाँ पे कौन कौन सी समस्या है, खनिज संसाधनों को कैसे दोहन करेंगे, इन सभी का समाधान प्रस्तुत किया जाता है।
वहीं इन स्पेस अंतरिक्ष विभाग के अधीन सिंगल विंडो स्वायत्त नोडल एजेंसी है जो कि निजी निवेश और नवाचार को प्रोत्साहित करती है अंतरिक्ष उद्योग में। तो काफी हेल्पफुल रहता है ये यहाँ पर। और आगे देखते हैं अब इसको छोड़ के ड्रैको क्या होता है दोस्तों। ड्रैको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा क्योंकि सिंगल शब्द है ये और ये पूछने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि ड्रैको मीन्स हो गया डिमॉन्स्ट्रेशन रॉकेट फॉर एजाइलर सिस्मुलर ऑपरेशंस कार्यक्रम। नासा और डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी, ठीक है, दरपा जिसे हम कहते हैं, इन्होंने ड्रैको कार्यक्रम पर काम करना शुरू किया, यानी ये दोनों ही काम कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट लक्ष्य इनका कि परमाणु संचालित अंतरिक्ष प्रणोदन प्रणाली का निर्माण करना, क्योंकि अभी तक परमाणु ईंधनों का प्रयोग करके या तो हम बिजली पैदा कर रहे हैं या फिर हम परमाणु बम बना रहे हैं। लेकिन अब क्या होगा कि जो अभी तक हम रॉकेट भेज रहे हैं, जो आपका फ्यूल होता है रॉकेट में जो यूज होता है, उसकी जगह हम परमाणु वाले फ्यूल को अगर प्रयोग करें तो मंगल ग्रह पर जाने की जो यात्रा का समय है वो लगभग आधा हो जाएगा। तो बहुत ही नई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है कि जो हम लोग मतलब मिसाइल्स के लिए या रॉकेट लॉन्चर्स के लिए जो फ्यूल यूज करते हैं, क्रायोजेनिक ईंधन जिसे हम कहते हैं, क्रायोजेनिक इंजन में डाला जाता है, इसकी जगह अगर हम परमाणु वाला ईंधन डालेंगे, जिस परमाणु ईंधन से अभी तक हम केवल बिजली पैदा कर रहे हैं या फिर परमाणु बम बना रहे हैं स्थल खंड पे, लेकिन अगर हम अंतरिक्ष भेजने की तैयारी करेंगे तो कहीं ना कहीं इससे स्पीड बहुत डबल हो जाएगी और समय हमारा आधा लगेगा। इसमें प्रणोदन प्रणाली में जो परमाणु आधारित है, इसमें यूरेनियम के कम संवर्धित रूप का उपयोग किया जाएगा और 2027 में इसका उड़ान परीक्षण ऑब्जर्व किया जाएगा, जो कि पहला नंबर पे होगा, मतलब कि पहला ऑब्जर्वेशन होगा या परमाणु आधारित पहली उड़ान होगी ये। और इसी तरीके से हम अगले पॉइंट को देखेंगे कि सोलर टेरेस्ट्रियल रिलेशंस ऑब्जर्वेटरी, स्टीरियो जिसे हम बोलते हैं, ये स्पेस क्राफ्ट के बारे में बात करेंगे कि नासा का अंतरिक्ष यान स्टीरियो ओ सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरा है। कहां से गुजरा? सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरा। लगभग 17 साल पुराने मिशन की पृथ्वी के समीप से पहले फ्लाई बेस को दर्शाती है। यानी इस मिशन को शुरू किया गया था 2006 में और 17 साल बाद पहली बार था कि जो पृथ्वी के सबसे समीप से होकर गुजरा। और जब भी कोई ग्रह पृथ्वी के बहुत ही समीप से होकर गुजरता है, कोई मतलब रॉकेट लॉन्चर, तो उस कंडीशन को हम फ्लाई बाई कहते हैं। मतलब अंतरिक्ष यान की वैज्ञानिक डेटा एकत्र करने के लिए किसी खगोलीय पिंड के काफी करीब उड़ान भरना। जैसे इस बार इसने पृथ्वी के बहुत ही करीब उड़ान भरी थी, इसलिए इसको फ्लाई बाई कहा जाता है। और इसको 2006 में ही लॉन्च किया गया था। स्टीरियो सूर्य से पृथ्वी की ओर होने वाले ऊर्जा और पदार्थ के प्रवाह का पता लगा रहा है कि कैसे सूर्य से पृथ्वी की ओर ऊर्जा ट्रांसफर हो रही है, बहुत सारे पदार्थ और कणकीय पदार्थ ट्रांसफर हो रहे हैं। इसके पीछे के रीजन को समझने के लिए इसको शुरू किया गया था। और 2007 में पहली बार सूर्य का 3D अवलोकन भी इसने किया था, 3D इमेजेस को दिया था, जो आज हम लोग गूगल पे देख पाते हैं, इमेज को देख पाते हैं। तो ये 2007 में पहली बार दिया था। तो आपसे पूछ सकता है कि जो स्टीरियो है या स्टीरियो या स्पेस क्राफ्ट है, इसको कौन सी एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो नासा ने लॉन्च किया है। अब बात करेंगे गैलेक्सी ESO 316, इसके बारे में देखेंगे तो हबल स्पेस टेलीस्कोप ने असामान्य आकार वाली एक आकाशगंगा की तस्वीर ली है और उस आकाशगंगा का नाम है ESO 316। अब आपसे प्रीलिम्स में सीधे पूछ देगा कि व्हाट इज ESO 316, कोई बीमारी है, कोई बैक्टीरिया है, कोई ग्रह है या कोई आकाशगंगा है? तो आपका उत्तर होना चाहिए कि एक आकाशगंगा है, जो कि देखेंगे असामान्य आकार वाली आकाशगंगा में विशिष्ट सर्पिल भुजाओं या अंडाकार का अभाव देखा जाता है, क्योंकि जनरली या तो सर्पिल होती है तो अंडाकार होती है गैलेक्सी या आकाशगंगा है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये किसी भी आकार में नहीं है, एक असामान्य आकार है, जो कि आमतौर पर अन्य आकाशगंगाओं में देखा जाता है कि वो सर्पिलाकार होती है तो अंडाकार होती है, लेकिन इसमें नहीं है। वहीं ये जो आकाशगंगा है ये पृथ्वी से 28.7 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर एरिडेनम नक्षत्र में अवस्थित है और यह बादल के समान प्रतीत होती है, जो कई लघु तारे के साथ एक गुच्छे में गुथे हुए होते हैं। हबल टेलीस्कोप को 1990 में लॉन्च किया गया था। नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की संयुक्त परियोजना थी, जो कि दृश्यमान, निकट अवरक्त और पराबैंगनी प्रकाश में ब्रह्मांड का अवलोकन करता है। फिर आगे देखते हैं निराक्षी। तो निराक्षी क्या है दोस्तों? ये भारत से संबंधित है, इसको ध्यान से समझना है कि भारत ने अपनी तरह का पहला ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल
निराक्षी लॉन्च किया, यानी कि अंडर वाटर, पानी के अंदर का एक वाहन शुरू किया निराक्षी, जो कि खदानों का पता लगा सकेगा, खदानों को बंद करने, जल के नीचे सर्वेक्षण आदि के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। ये अंडर वाटर व्हीकल है जो जल के नीचे चलेगा, जो 4 घंटे तक रह सकता है जल में और 300 मीटर की गहराई तक जा सकता है। तो 300 मीटर की गहराई तक जाकर ये देखेगा कि कहीं पे कोई अगर खदान खोदी जा सकती है किसी खनिज के लिए, या किसी खदान को बंद किया जा सकता है, जल के नीचे कैसा सर्वेक्षण होगा, ये सभी चीजों को यहाँ पे कंप्लीट करेगा। इसकी बात करेंगे तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और एक एमएसएमई संस्था ने, वो एमएसएमई संस्था एरोस्पेस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड ने एक दूसरे के सहयोग से इसको विकसित किया संयुक्त रूप से। तो निराक्षी कुछ और नहीं है, पता चले आप इसको तोड़ने लगे कि निराक्षी का मतलब होता है नीर मतलब जल और अक्षी मतलब लगा दें कि यह हिमालयी जल हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। निराक्षी एक अंडर वाटर व्हीकल है जो कि पानी के नीचे सर्वेक्षण करेगा और ये भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। वहीं आयुष्मान भारत के माइक्रोसाइट्स प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे, जिसमें मिजोरम पहले नंबर पे है। मिजोरम ने आयुष्मान भारत के माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये प्रीलिम्स के लिए। माइक्रोसाइट लघु और मध्यम स्तर के क्लिनिक्स, नर्सिंग होम्स, अस्पताल, लैब्स, फार्मेसीज, अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं का एक क्लस्टर होता है। तो सिंपल सी बात है कि मिजोरम ने क्या किया है कि कई सारे ऐसे क्लस्टर डेवलप किए हैं जहां पर हर एक क्लस्टर में ये सारी सुविधाएं, वहां पे क्लिनिक्स भी हैं, नर्सिंग होम्स भी हैं, अस्पताल भी हैं लगभग 10 बेड से अधिक के, और साथ ही साथ लैब्स भी है, फार्मेसीज भी हैं, अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं भी हैं। ये सभी चीजों को मिलाकर कई सारे क्लस्टर तैयार किए वहां पे, जो कि मिजोरम ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। और ये सभी जो क्लस्टर तैयार किए गए माइक्रोसाइट्स के, ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यानी ABDM के तहत तैयार किए गए हैं। नेशनल हेल्थ जो अथॉरिटी है, मतलब कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने इसी वर्ष 100 माइक्रोसाइट्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की है ABDM के तहत, जिसमें पहली माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट जो है कि मिजोरम में तैयार की जा चुकी है। ठीक है, और यहाँ का कार्यान्वयन अगर हम बात करें तो ABDM के राज्य मिशन निदेशकों द्वारा किया जा रहा है। तो राज्य इसमें सहयोग करेगा और वित्तीय संसाधनों और समग्र मार्गदर्शन NHA यानी कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा प्रदान किया जाएगा। और माइक्रोसॉफ्ट जो साइट्स होती हैं ABDM को अपनाने में निजी अस्पतालों के सामने आने वाली चुनौतियों से भी निपटेंगी। जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल के सामने क्या प्रॉब्लम्स आती है कि उनकी लागत अतिरिक्त हो जाती है, तो इसको कम करेंगे। विनियामकी निगरानी से बढ़ने की आशंका हो जाती है, तो विनियामकी जो निगरानी उसको भी कम करेंगे। और डेटा सुरक्षित से संबंधित जो समस्या मौजूद है उसको भी प्रॉब्लम कम किया जाएगा कि डेटा को सुरक्षित रखा जा सके। तो ये थी माइक्रोसाइट्स प्रोजेक्ट जो कि आयुष्मान भारत के तहत मिजोरम राज्य में सबसे पहले शुरू किया गया। अब देखते हैं हम फार्मा मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहन देने के लिए PRIP एक योजना शुरू की जा रही है भारत सरकार की। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने प्रिप, क्या लिखा हुआ, ये प्रिप यानी कि PRIP योजना को अधिसूचित किया है। इसमें कह रहा है कि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास के लिए उद्योग और शिक्षा जगत के संपर्क को बढ़ावा देना है। अर्थात कि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास के लिए उद्योग और शिक्षा जगत के संपर्क को बढ़ावा देना है। और ये 5 वर्ष यानी कि 2023-24 से 2027-28 तक जो है कि शुरू किया गया है। यह राष्ट्र कई औषधि शिक्षा अनुसंधान संस्थान में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करके पूरा किया जाएगा। वहीं इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि 6 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में फार्मा मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो 6 ऐसे क्षेत्रों को सेलेक्ट किया गया प्राथमिकता के आधार पे कि नए रासायनिक जैविक संस्थान और फाइटो फार्मास्यूटिकल्स, जटिल जेनरिक्स बायोसिमिलर, परिशुद्ध चिकित्सा, और आप देखेंगे यहाँ पे चिकित्सा उपकरण, अर्फन ड्रग और रोगाणु प्रतिरोधक जो प्रतिरोध है AMR यानी कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लिए दवा का विकास करना। और इसके लिए पात्रता ये रही कि भारत में कोई भी पंजीकृत कंपनी इसमें अनुमोदन मतलब इसके लिए यूज कर सकती है। और परियोजना मूल्यांकन अनुमोदन जो कि फार्मास्यूटिकल सचिव की अध्यक्षता में गठित एक समिति के द्वारा किया जाएगा। और निगरानी कौन करेगा, नीति आयोग के CEO की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त समिति इसकी निगरानी भी करेगी। वहीं अगर हम फार्मा इंडस्ट्री में रिसर्च को बढ़ावा देने की जरूरत क्यों पड़ रही है, तो देखिए वैश्विक फार्मा उद्योग में भारत की हिस्सेदारी केवल 3.4% है। इसको बढ़ा के लगभग 10% तक लेकर आना है। वैश्विक चिकित्सा उपकरणों में भारत की बाजार हिस्सेदारी 1.5 है, इसको भी बढ़ा के लगभग 7% तक लेकर आना है।
और पेटेंट के तहत आने वाली दवाओं के लिए आयात पर निर्भरता जो है उसको जो है कि हम कम करें और नई दवा की खोज से वैश्विक स्तर पे बीमारियों के बोझ को कम कर सकें, तो भारत भी इसमें अपना योगदान दे सकेगा। आगे देखते हैं, एक अगला पॉइंट है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। क्या कहते हैं? गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस यानी कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट प्रैक्टिस जो जीएमपी है कि अनिवार्य तौर पर कार्यान्वयन के लिए समय सीमा को निर्धारित किया है और यह सुनिश्चित करता है कि उत्पादों का विनिर्माण और नियंत्रण स्थापित गुणवत्ता मानकों के अनुसार ही होना चाहिए। अर्थात कि जो भी आप गुड को मैन्युफैक्चर कर रहे हो, गुड्स को, उसको जो है कि विनिर्माण और नियंत्रण जो होता है वो एक गुणवत्ता मानक के तहत होना चाहिए। इसके लिए डब्ल्यूएचओ ने जीएमपी के लिए एक विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं जो कि भारत को भी मान्य है। इसमें कहा है कि 250 करोड़ से अधिक वार्षिक टर्नओवर वाले 250 करोड़ रुपए से अधिक वार्षिक टर्नओवर वाले दवा निर्माताओं को 6 महीने के भीतर अनिवार्य रूप से करना है, मानकों को अपना लेना जीएमपी। और जो 250 करोड़ रुपए से कम टर्नओवर वाली दवा कंपनियां हैं इनको 1 साल का समय दिया गया है। तो भारत में जो जीएमपी है इसमें 1988 में औषधि प्रसाधन सामग्री नियम 1945 की अनुसूची एम में शामिल किया जाता है। हालांकि 2018 में जीएमपी को संशोधित करके डब्ल्यूएचओ के मानकों के अनुसार बना लिया गया था। तो ये क्या होते हैं? जैसे कि विनिर्माण केंद्र हो गया, उनके रखरखाव, कार्मिक विनिर्माण नियंत्रण, सुरक्षा परीक्षण, सामग्रियों का भंडारण, परिवहन, लिखित प्रक्रियाएं, रिकॉर्ड रखने, ट्रेसेबिलिटी आदि की आवश्यकताओं को निर्धारित किया जाता है। तो यही होते हैं जीएमपी में जो रिफॉर्म्स किए गए थे 2018 के तहत। तो डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि भारत में 10,500 विनिर्माण इकाइयों में से केवल 2,000 इकाइयां ही हैं जो जीएमपी के मानक के अनुरूप है। बाकी लगभग 8,500 इकाइयां ऐसे ही बेतरतीब तरीके से काम कर रही हैं। तो उनको भी अपने इस प्रोसीजर में परिवर्तन करना होगा और जीएमपी के मानकों का प्रयोग करना होगा। और इसी पे अब हम देखेंगे कि महामारी से संबंधित स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक सुभेद्यता व जोखिम फ्रेमवर्क, जिसको हम लोग FEVR कह रहे हैं, फीवर कह सकते हो। G20 की टास्क फोर्स जो गठित हुई थी अभी, G20 की टास्क फोर्स के आग्रह पे डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड बैंक और IMF और यूरोपीय निवेश बैंक ने इसको तैयार किया है। यानी G20 टास्क फोर्स के आग्रह पर वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, यूरोपीय निवेश बैंक हो गया और डब्ल्यूएचओ ने तैयार किया, जिसका उद्देश्य महामारी जनित स्वास्थ्य और आर्थिक सुभेद्यताओं तथा उनके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले जोखिमों को बेहतर ढंग से हम समझ सकते हैं। इस FEVR में 2 घटक शामिल है। ये व्यवस्थागत कमजोरी की पहचान करने, नीतिगत निर्णय लेने और निवेशों का मार्गदर्शन करने में सहायता करेंगे। जिसमें घटक क्या है? पहला घटक कि प्रमुख स्वास्थ्य और सामाजिक आर्थिक संकेतक जो महामारी के लिए प्रासंगिक है, जिन पर नीतिगत कार्रवाई की जा सकती है, निगरानी रखी जा सकती है और जोखिमों और आघात को कम किया जा सकता है। क्योंकि इस बार जो कोविड-19 की महामारी थी, इसने पूरी दुनिया को एक नई शिक्षा दी, नया सबक दिया कि आप प्राकृतिक संसाधनों का अगर दोहन कर रहे हो तो उसके चुनौतियों से निपटने के लिए आपको पहले से तैयार रहना पड़ेगा। तो आपको उसी के मामले में काम करना पड़ रहा है। वहीं दूसरा है कि सूचित निर्णय लेने वाले अलग अलग नीतियों और निवेश संभावनाओं का स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक परिणामों पर अलग अलग प्रभावों की पहचान भी की जाएगी। यहां तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पे, जो कि रोगाणु रोधी प्रतिरोध AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस और वायु प्रदूषण, इन दोनों के बीच में जो कनेक्ट किया गया है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेसेंट जर्नल जो कि एक जर्नल है, पत्रिका है, इसमें कहा गया कि वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी होने से एंटीबायोटिक प्रतिरोध में भी वृद्धि होती है, यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस में भी वृद्धि हो रही है। ये एक पहला गहन विश्लेषण किया गया जिसमें बताया जा रहा है कि सांस लेने के क्रम में PM 2.5, यहाँ पे प्रधानमंत्री 2.5 नहीं है, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, जो इतना महीन होता है कि हमारे नासा छिद्र से, नाक के छिद्र से अंदर जाता है और शरीर में पहुंचने के साथ मनुष्य एंटीबायोटिक प्रतिरोधी तत्वों के संपर्क में आ जाता है। और आमतौर पे जो एंटीबायोटिक प्रतिरोध होता है, ये आमतौर पर रोगाणु प्रतिरोधी जो प्रतिरोध होता है, इसको कहा जाता है कि यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब कोई भी सूक्ष्म जीव जो हमारे बॉडी के अंदर है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, कवक हो गया, परजीवी हो गया, ये हमारी बॉडी के अंदर रहते रहते रोगाणु रोधी दवाओं के खिलाफ प्रतिरोध क्षमता को हासिल कर लेते हैं। यानी हम जो एंटीबायोटिक दवाएं खाते हैं कि जो भी हमारे बॉडी के अंदर बैक्टीरिया है, वायरस है, वो मर जाए,
लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये एक लंबे समय के साथ इन दवाओं के प्रति भी अपनी सुरक्षा प्रणाली को तैयार कर लेते हैं और फिर इन पर कोई भी दवा का असर नहीं होता है और ये बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है, क्योंकि ऐसे में उपचार करना कठिन हो जाता है और व्यक्ति की मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। जब आपके बॉडी में जो वायरस है, जीवाणु है, कवक है, फंगस है, इनको मारने के लिए जो एंटीबायोटिक दवा दी जाती है, एंटी फंगल दवा दी जाती है, एंटीवायरस दिए जाते हैं, और जब उन दवाओं का असर इनके ऊपर नहीं होता है तो कहीं ना कहीं जब वो मर नहीं रहे हैं तो यानी उनका उपचार करना कठिन हो गया और व्यक्ति की मृत्यु जल्दी हो जाती है, इसका खतरा बढ़ जाता है। तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज है और अध्ययन में बताया गया है, अध्ययन के मुख्य बिंदु के रूप में, कि PM 2.5 प्रदूषण में से प्रत्येक 1% की वृद्धि के साथ रोगजनक के आधार पे एंटीबायोटिक प्रतिरोध 0.5 और 1.9% के बीच बढ़ोतरी हुई है। 2018 में PM 2.5 के कारण 18.2 मिलियन जीवन वर्ष की हानि हुई है। PM 2.5 प्रदूषण में वृद्धि के प्रभाव स्वरूप चीन और भारत में ही सबसे अधिक मृत्यु हुई है आकस्मिक, यानी कि असामयिक, यानी व्यक्ति अभी स्वस्थ है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके अंदर ये प्रॉब्लम हो जाने की वजह से, AMR डेवलप हो जाने की वजह से, पार्टिकुलेट मैटर की वजह से सबसे अधिक मृत्यु हुई है, तो चीन और भारत में। और साथ ही साथ इसके ऊपर नियंत्रण उठाने के लिए कौन कौन से कदम चलाए गए? राष्ट्रीय कार्य योजना 2017 बनाई गई। एंटीबायोटिक्स के आधार पर के अधिक उपयोग पर अंकुश लगाने के लिए 2016 में रेड लाइन अभिसमय चलाया गया और 2013 में निगरानी नेटवर्क को भी लॉन्च किया गया था। इसीलिए कोशिश की जानी चाहिए कि मैक्सिमम टाइम आप एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग कम से कम करें। एंटीबायोटिक दवाएं ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, जिससे आपकी बॉडी में ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम अगले पॉइंट को देखते हैं। क्या दिया हुआ है अगला पॉइंट कि CHD1L, इसी को समझना है आपको। इंग्लिश में मैं बोल रहा हूँ, क्रोमोडोमेन हेलिकेज DNA बाइंडिंग प्रोटीन 1 लाइक, तो इसका शॉर्ट में फॉर्म ही पूछेगा एग्जाम में, CHD1L। ये क्या होता है? तो ये जीन वेरिएंट है जो कि ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी, जो कि HIV होता है, इसको नियंत्रित कर सकता है। यानी जो एड्स को बढ़ाने वाले जो वायरस होते हैं, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, इसको कंट्रोल कर सकेगा। और अगर ये सक्सेस हो सका ना, तो ये मान के चलिए कि एड्स की बीमारी के केस बहुत कम हो सकेंगे। फिर जो एड्स की बीमारी, जो कि लाइलाज बीमारी होती है, जिसका कोई इलाज नहीं हो पाता है, तो इसका भी इलाज संभव हो सकेगा। तो ये एक जीन है जो CHD1L है। ये सामान्यतः अफ्रीकी आबादी में पाया जाता है, अफ्रीका के लोगों में सामान्यतः पाया जाता है। ये क्या करता है? HIV1 सबसे आम जो होता है, इसके वायरल लोड को, रक्त में HIV की मात्रा को कम करने की संभावना व्यक्त की गई है और ये क्रोमोसोम 1 पर पाया जाता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है क्रोमोसोम के नाम पे ही रखा गया है, क्रोमोडोमेन हेलिकेज। तो CHD1L क्यों रखा गया? क्रोमोसोम 1 पर पाया जाता है और जिन लोगों के शरीर में यह वेरिएंट होता है, उन्हें वायरस फैलने का जोखिम बहुत कम होता है और उन्हें बीमार होने की दर भी बहुत धीमी होती है। तो ये काफी जो है कि वही है कि जीन बहुत, कह सकते हो, दुर्लभ प्रजाति का होगा, क्योंकि अफ्रीकी आबादी मिल रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि सभी अफ्रीका वालों के शरीर में हो, ये पूरी दुनिया में कुछ ही लोगों के पास देखने को मिलेगा। वहीं एक और है, RSV के बारे में बात करेंगे, रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस, जो कि US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने RSV से नवजात शिशुओं की रक्षा के लिए पहली वैक्सीन एब्रिस्वो, ध्यान देना एब्रिस्वो, जिसको हम RSV वैक्सीन कह रहे हैं, इसकी मंजूरी दे दी है और इसकी वैक्सीन को गर्भवती माताओं को गर्भावस्था के बाद चरणों में दी जा सकती है। RSV एक अत्यधिक संक्रामक वायरस है जो कि विशेषकर शिशुओं और बुजुर्गों में श्वसन संक्रमण का कारण बनता है, यानी सांस लेने में प्रॉब्लम करता है। शिशुओं में निचले श्वसन मार्ग से जुड़े रोगों को उत्पन्न करने वाला सबसे आम कारण है, जिससे बच्चों की मृत्यु हो जाती है। तो उसके लिए एक नया जो है कि वैक्सीन जो है कि डेवलप किया गया, जिसका नाम RSV रखा गया या फिर एब्रिस्को रखा गया है। अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है नेट एनर्जी गेन, NEG। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में दूसरी बार नेट एनर्जी गेन प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। तो नाभिकीय संलयन को पहले हम समझते हैं क्या होता है कि भाई नाभिकीय जो संलयन होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो फ्यूजन, कि दो हल्के परमाणु जब आपस में क्रिया करते हैं तो एक बड़ा परमाणु तैयार करते हैं। यही तो लिख रहा है, दो हल्के परमाणु नाभिक जो होते हैं आपस में मिलकर एक भारी परमाणु नाभिक का निर्माण करते हैं। इसके फलस्वरूप बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। सामान्यतः संलयन अभिक्रिया के जो पदार्थ होते हैं वो प्लाज्मा अवस्थिति में होते हैं, प्लाज्मा की अवस्था में, और ये प्लाज्मा गर्म और आवेशित गैस हैं।
जो धनात्मक आयनों तथा मुक्त गति वाले इलेक्ट्रॉन से बनी होती है। संलयन अभिक्रिया में दो धनात्मक नाभिक एक दूसरे के निकट आते हैं। दो धनात्मक नाभिक क्या होते हैं? एक दूसरे के निकट आते हैं। और हालांकि इस दौरान दोनों नाभिक एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित भी करते हैं। और इस विशेष परिघटना को कूलम्ब बैरियर कहते हैं। प्रतिकर्षित का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे से दूर जाते हैं, जबकि सामान्यतः क्या होता है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में जो धनात्मक आयन होते हैं वो एक तरीके से क्या होते हैं, एक दूसरे के निकट आने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब कभी अगर ये प्रतिकर्षित हो रहे हैं, यानी एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कूलम्ब बैरियर कहेंगे। और इस बैरियर को समाप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और इसीलिए नाभिकीय संलयन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो इतनी संभव नहीं हो पा रही है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं? वाणिज्यिक ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए नेट एनर्जी गेन का होना बहुत जरूरी है। और यह इसका जो आशा है कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में जितनी ऊर्जा खपत होती है, शोधकर्ताओं को उससे कहीं अधिक ऊर्जा का उत्पादन करना होगा। भारत ने संलयन रिएक्टर से एनर्जी प्रदर्शित करने के लिए गठित इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर परियोजना का हिस्सा भी भारत इसमें शामिल है। यानी कि जो संलयन रिएक्टर से जो हमें एनर्जी प्राप्त करनी है, इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी देश इसमें शामिल है, तो उसमें भारत भी शामिल है। यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। हालांकि भारत ने स्वयं भी अपने स्वदेशी टोकामक आदित्य, अर्ध स्वदेशी स्टेडी स्टेट सुपर कंडक्टिंग टोकामक, इन सब का निर्माण भी किया है। और अगर हम बात करें कि परमाणु संलयन का महत्व क्या है, तो विद्युत का स्वच्छ और सुरक्षित स्रोत तैयार हो सकेगा, जिससे ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन नहीं होगा। 10 मिलियन किलोग्राम जीवाश्म ईंधन जितनी ऊर्जा ये प्रदान कर सकेगा, तो इतनी बड़ी मात्रा में हमारा जीवाश्म ईंधन बचेगा। और इसके संलयन के लिए कच्चा माल हाइड्रोजन होता है, जो कि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। जबकि विखंडन की प्रक्रिया में हमें कच्चे माल की आवश्यकता क्या होती है? यूरेनियम की, जो कि बहुत सीमित मात्रा में ही उपलब्ध है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कंप्लीट लेक्चर। और इसके बाद हम लोग कल से शुरू करेंगे अपने इंडियन सोसाइटी के जो टॉपिक बचे हुए हैं इसमें, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। और उसके अगले दिन हम लोग आर्ट एंड कल्चर को कंप्लीट करते हुए इस मैगजीन को पूरा कवर कर लेंगे। अगर आप लोगों ने मई की नहीं देखी, जून की नहीं देखी, जुलाई की नहीं देखी, तो आप लोग उसे जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, वहां पे सारी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, मंथ वाइज अलग अलग बनाई है। विजन आईएएस, जुलाई करंट अफेयर्स, विजन आईएएस, मई करंट अफेयर्स, इस तरीके से अलग अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। तो आप उसे वहां पे चेकआउट जरूर करते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।